हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 है बेटा, ये लाइन्स एंड एंगल। और जैसा कि बोर्ड पे आप देखो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो के अंदर जो भी बातें हैं, ठीक है, अब जैसा कि चैप्टर ही लिखा हुआ है लाइन्स एंड एंगल, तो हम इसमें जितनी भी लाइन्स होती हैं वो तमाम सारी बातें हम करेंगे। जितने भी एंगल्स होते हैं उनके जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। अगर ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हैं आप आराम से उसको करके देख सकते हो, यानी कि ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। वो बेटा सबसे पहले ना लाइन्स एंड एंगल है, तो सबसे पहले मैं लाइन जितनी भी होती हैं वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो लाइन से शुरू करेंगे हम। लाइन क्या होती है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ लाइन इज ए वन डायमेंशनल फिगर विच हैज लेंथ, जिसकी लेंथ होती है लेकिन उसकी विड्थ नहीं होती, उसकी कोई मोटाई नहीं होती, उसी को हम लाइन कहते हैं। अब लाइन को कैसे देखो, जैसे कि आप ये देखो, ये मैंने एक लाइन इस तरह से खींची और दोनों तरफ एरो बना दिया मैंने, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बेटा लाइन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखो वन डायमेंशनल फिगर होता है बेटा, इसकी सिर्फ लेंथ होती है लेकिन इसकी विड्थ नहीं होती, इसी को हम लाइन कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको कोई पूछे कि भाई क्या प्रॉपर्टी होती है लाइन की, बताओ, तो सबसे पहले नंबर 1, लाइन जो होती है आप लिख सकते हो कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। दोनों तरफ देखो एरो लगा हुआ है, तो ये दोनों तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। दोनों तरफ यदि बढ़ रही है तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि भाई इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात, इट हैज़ नॉट डेफिनेट इन लेंथ, तो इसकी कोई निश्चित लंबाई भी नहीं होती, ठीक है। अब क्योंकि दोनों तरफ से बढ़ रही है तो नापेगा कौन इसको, ठीक है ना। तो इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, इसको हम नाप नहीं सकते। और तीसरी बात जो है, इट कैन नॉट ड्रा ऑन पेपर, यानी कि इसको हम पेपर पे भी ड्रॉ करके नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब जैसे कि आप कहोगे सर आपने तो बोर्ड पे तो करके दिखा दिया, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। ये दिखाया गया है कि ये लाइन होती है लेकिन ये बढ़ रही है, इधर से भी बढ़ रही है, इधर से भी बढ़ रही है, तो इसका जब कोई डेफिनेट मेजरमेंट हमारे पास नहीं है तो इसको हम ड्रॉ करके भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज़ नॉट डेफिनेट इन लेंथ, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। और इसको जो है इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, यानी कि इसको पेपर पे ड्रॉ हम करके नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब अगली बात आती है बेटा रे की। अब देखो बेटा रे, रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि ये भी लाइन का रे जो होती है वो भी एक लाइन का ही पार्ट होता है जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एक ही एंड पॉइंट होता है, ध्यान रखना है आपको। तो एक डायरेक्शन से ये बढ़ती जाती है। तो रे को अगर हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो कैसे, आप चाहे इधर से एंड करके इधर एरो लगा दो, चाहे इधर एंड करके इधर एरो लगा दो, तो ये देखो आपको ये होती है रे हमारी, ठीक है, इसको हम कहते हैं रे। रे की भी वही प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप देखो क्या है, बस इसमें क्या करोगे, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको कहूँ तो आप कहोगे कि इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से नहीं बढ़ रही लेकिन इधर से ये बढ़ रही है, बाकी दोनों प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, यानी कि इट हैज़ नॉट डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती क्योंकि एक तरफ से तो बढ़ ही रही है। और तीसरा वही बात आ गई कि इट कैन नॉट ड्रॉ, इट कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, पेपर पे इसको हम ड्रा करके यानी कि ड्रॉ करके नहीं देख सकते, ठीक है। ये तीनों बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये भी लाइन का ही एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। आपको ध्यान रखना, ये अगर इसको आप रिप्रेजेंट करके देखोगे तो ये बेटा इस तरह से ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट की यदि आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो सीधा बात है, देखो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है ना। इट हैज़ डेफिनेट इन लेंथ, यानी कि जब 2 एंड पॉइंट है तो इसको तो हम मेजर करके देख ही सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेट लेंथ होती है और इसको इट कैन ड्रॉ ऑन पेपर, इसको पेपर पे भी ड्रॉ करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा हमने लाइन के बारे में देखा, रे के बारे में पता चला, हमें लाइन सेगमेंट के बारे में पता चला, ठीक है ना। तो 3 बातें हमने जानी। अब देखो, अब अगली जो है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ये सब चीज़ों को समझ लोगे ना आप तो ये चैप्टर 6 जो है ना आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, तो सबसे पहले समझो, जैसे मान लो ये लाइन है,
या लाइन सेगमेंट है या लाइन है, जो भी है, ठीक है, ये है। और इस तरह से मान लो एक लाइन इस तरह से कट जाए आके, तो ये समझ लेना कि बेटा ये लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, या ये लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है, ठीक है ना। तो ये जिस पॉइंट पे काट रही है, जैसे कि देखो ये पॉइंट पे काट रही है, तो इसी को बेटा हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या होती है। अच्छा, अगली बात देखो क्या है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि बेटा बाइसेक्टिंग लाइन क्या होती है, बाइसेक्टिंग लाइन, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो ये लाइन है हमारी या लाइन सेगमेंट है हमारी, ठीक है। बाइसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करना, दो इक्वल पार्ट में उसको काटना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये लाइन है और बिल्कुल बीच से एक लाइन इसको इस तरह से काट रही है, बिल्कुल बीच से, तो ये जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी, यानी कि बिल्कुल बीच से काटा है, तो इसी को बेटा हम बाइसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ये आपको याद रखना है बस। तो बाइसेक्ट का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग आपको समझ में आया, बाइसेक्टिंग लाइन आपको समझ में आया। अब यदि मैं ये कहूँ आपसे कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये बेटा, जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर एक लाइन जो है या रे जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो समझ लेना कि वो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। यहाँ बनाए कहीं भी बना सकती है, तो उसी को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ आपसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब यहाँ देखो पहले आप, तो परपेंडिकुलर से तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बाइसेक्टर से ये समझ में आ गया होगा कि लाइन के दो इक्वल पार्ट होंगे। तो जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, और मान लो कि जैसे कि आपने कंपास लिया, कंपास से आपने इसको बाइसेक्ट करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच सकते हो, तो ऐसे करके मान लो ये 20 से ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन 20 से काट दे, तो इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है बिल्कुल बीच पे जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है लाइन से, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन पे कहीं भी बन सकता है, बीच जरूरी नहीं है कि बीच से ही बने, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब देखो बेटा, अब अगली बात हम कर रहे हैं कि भाई पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन। अभी बेटा हम लाइंस के ही बारे में बात कर रहे हैं सारा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ये देखो लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले लाइन को जान लेते हैं अच्छी तरह से, सारी चीजें, ठीक है। लाइन समझ में आ जाएगी, फिर एंगल्स को एक बार जान लेंगे, बस यही खेल है सारा इस चैप्टर के अंदर, सारा यही बात है। ये दो बातें सही तरह से समझ में आ गई तो चैप्टर के हर सवाल जो है ना आप यूं करोगे फटाफट, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो जैसे कि बेटा एक लाइन मैंने ऐसे खींची और एक लाइन इस तरह से मैंने खींची, इस लाइन को मैंने L बोल दिया, इस लाइन को मैंने M बोल दिया, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन का एक सिंबल होता है बेटा, ध्यान रखना, इस तरह से 11 बना देना, बस ऐसे करके यहाँ लगा दो L और यहाँ लगा दो M, तो L पैरेलल है M के। अब क्या होता है कि भाई पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखना आपको कि पैरेलल लाइन जो होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती, चाहे ये 50 किलोमीटर तक चली जाए, ठीक है ना। जैसे रेल की पटरियाँ देखी होंगी आपने, वो बिल्कुल पैरेलल में होती है, वो कहीं भी जाके जुड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पैरेलल लाइंस वो होती है जो बिल्कुल सीधी चलती रहती है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती। क्लियर बात हो गई। यानी कि जब अगर ये सीधी चलती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइन में ये ध्यान रखना है कि वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये बेटा हमारी थी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा ये लाइन है, अब इनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 3 मीटर है, तो इधर भी 3 मीटर है, इधर भी 3 ही मीटर होगा, कितनी भी आगे चली जाए वो पैरेलल ही रहेगी, यानी कि इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा। इसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा बेटा ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, ये क्या पैरेलल है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये भी नहीं जुड़ रही है तो ये तो पैरेलल है। लेकिन नहीं, अगर इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे करके, तो इधर जाके और इसको भी इस तरह से बढ़ाते जाएंगे तो देखो ये यहाँ जाके कट रही है, यहाँ जाके कट जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है देखो इनके बीच का जो
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो आगे जाके तो मिलेंगी, तो इसीलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो बेटा, अब क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन ये क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने कहा कि बेटा ये एक लाइन ये है, मैंने कहा ये एल है, और एक लाइन ये हो गई एम हो गई, चलो एक लाइन और दे दी मैंने, ये हो गई भाई एन हो गई, 3 लाइनें हो गई एल एम एन। और मैंने कहा कि एक लाइन बेटा इन तीनों को काट रही है, इस लाइन का मैंने नाम दे दिया टी। तो ये जो टी जो है ना, हमारी जो लाइन, ये ट्रांसवर्सल होती है। तो कहने का मतलब ये है, जब कोई भी लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट या लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई जाती है, तो उसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्लियर होगी बात ये। तो ये जो टी लाइन है, ये 3 पैरेलल लाइन को हमारी, यानी कि जो लाइन एल एम एन है, इसको काटती हुई जा रही है, तो इसी को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो बेटा लाइंस के बारे में आपने सारी चीज़ें जान ली, ठीक है ना। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है ना, बाइसेक्टिंग क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो सारी बातें आपने जान ली, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा एंगल्स क्या होते हैं। बेटा अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंगल्स को हम हिंदी में कहते हैं कोण, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना कि भाई एंगल्स कैसा होता है। जैसे कि मान लो एक रे ये हो हमारी और एक रे ये है, तो ध्यान रखना जब दो रे या दो लाइन सेगमेंट जब आपस में जुड़ जाती हैं या इंटरसेक्ट हो जाती हैं एक पॉइंट पे, तो समझ लेना कि एंगल बनता है। क्लियर बात होगी। तो जैसे ये रे एक रे यहाँ इस पॉइंट पे आके जुड़ गई, ठीक है ना, तो ये एंगल फॉर्म्ड हो गया। तो ये बेटा अंदर ये दिख रहा है ना आपको, ये ठीक है, इसी को कहते हैं हम एंगल, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिस पॉइंट पे जुड़ी है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है वर्टाइसिस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, और ये अंदर ये जो बना हमारा इस तरह से, ये है हमारा एंगल। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो हमारी रे है, इसको हम आर्म भी कह सकते हैं। जैसे ये आर्म है, ये भी एक आर्म है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये रे से है, लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे करके देखो, दो लाइन इस तरह से लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो देख सकते हो बात, यहाँ भी एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये सब एंगल है एक तरह से, ठीक है ना। तो भाई एंगल्स के बारे में तो हमें समझ में आया। तो अब इसकी बात करते हैं बेटा टाइप्स की। तो इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है, यानी कि एंगल्स के प्रकार, ठीक है। तो एक मिनट, तो एंगल्स के प्रकार हम देखेंगे बेटा, तो कौन कौन से हमारे होते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होगा एंगल का, वो होगा एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है जी। एक्यूट एंगल वो होगा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, उसी को एक्यूट एंगल कहेंगे। 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, वो एक्यूट एंगल हमारे कहलाएंगे, ठीक है। अगर कुछ एग्जाम्पल आपको बनाने हो, ऐसे करके आप ऐसे करके बना सकते हो। ये देखो, ये सारे हमारे एक्यूट एंगल है। मान लो जैसे कि ये 50 का हो गया, ये आपने 70 का बना दिया, ये 60 का बना दिया। तो कहने का मतलब ये 0 से 90 के बीच में जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा हमारा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दूसरा एंगल है बेटा हमारा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, तो राइट एंगल को देखोगे आप, जो करेक्ट 90 डिग्री का होता है उसी को हम राइट एंगल कहते हैं। ध्यान रखना। तो राइट एंगल कैसा होता है, ये देखो आप इस तरह का। तो कई बार देखा होगा ना आपने, ऐसा बॉक्स सा बना होता है, तो बॉक्स बना हुआ समझ लेना कि वो 90 डिग्री का ही है। जरूरी नहीं कि वहाँ लिखा हो, अगर ऐसा बॉक्स आपने देख लिया तो समझ लेना वो 90 डिग्री का है। तो बेटा ये जो राइट एंगल है ना, जैसे आप देखते हो कि स्कूल में मैडम जो चेक करती हैं, आजकल तो चेक कैसे करती हैं, सीधा सीधा देखो यूँ हो जाता है, लेकिन जैसे राइट आप बनाओगे ये, तो इसी से राइट देखो, ये जो 90 डिग्री का बनता है ऐसे करके यहाँ पर, तो इसी को तो कहते हैं राइट का साइन। तो यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री का एंगल। क्लियर बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से। अच्छा, अब अगली बात देखो बेटा, तीसरा देखो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब बात आती है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल की, कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है
जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, अगर देखोगे आप कुछ बना के ऐसे करके आपने बनाया, मान लो कि आपने 120 का बना दिया, ठीक है, या इस तरह से और बनाया आपने, ये 150 का बना दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से आपको। ठीक है, अब देखो बेटा अगले टाइप पे चलते हैं। देखो हमारा एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल आप देखोगे जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी। ठीक है, तो जो भी सीधी लाइन होती है बिल्कुल स्ट्रेट है उसी को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो बेटा स्ट्रेट एंगल आपको ध्यान रखना है कि जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट एंगल जो है उसकी मेजरमेंट इक्वल 180 डिग्री होना चाहिए। तो जो 180 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री की तो लाइन ही होती है हमारी। ठीक है ना, तो इसी को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर बात हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल आपको समझ में आया। स्ट्रेट एंगल के बाद बेटा आ जाओ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ये बना दिया, और ये इधर वाला जो एंगल है, जैसे कि मैंने बेटा ये कहा कि आपका जैसे कि मान लो ये 240 का बन गया, इधर इधर ये वाला नहीं, अंदर का नहीं, ये तो एक्यूट हो जाएगा। ये जो एंगल है इधर वाला, ये हमारा 240 का बन रहा है। तो देख रहे हो ना, 180 से 360 के बीच में आता है 240, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो क्या है बेटा, रिफ्लेक्स के बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? कंप्लीट का मतलब कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा सर्कल बन गया। तो जो एंगल कंप्लीट यानी कि 360 डिग्री का होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो जैसे कि देखो ये लाइन है, मान लो एंगल तुमने प्रकार को घुमाया ऐसे करके, दोबारा इसी पे आ गया, तो देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा सर्कल बन गया। तो सर्कल आपको पता ही है कि बेटा 360 डिग्री का होता है हमारा। ठीक है ना, तो कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का हमारा होता है। क्लियर होगी बात। इसके बाद देखो बेटा अगला जो हमारा आएगा वो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है ना, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखो क्या है कि वो एंगल, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगलों का सम, यानी कि किन्हीं दो एंगलों का सम जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो उसी को हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। तो ये 60 और 30 दोनों को मिलाएंगे, प्लस करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो इसी को बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो इस एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल ये है 30, और 30 का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 है। ठीक है, मान लो सवाल दे दें आपको कि भाई एक एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री का, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो सीधी सी बात है, दो एंगल मिला के हमारा 90 डिग्री होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब 90 में से आपको घटाना है बस, तो जो एंगल दे रखा होगा गिवन में उसी को घटा दो 90 में से, आपका दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो 90 में से 70 जाएंगे तो 20 डिग्री का आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या है अगला जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो देखो, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, यानी कि दो एंगलों का सम जो है यदि 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। ठीक है ना, अब जैसे मैं कह दूं 90 प्लस 90 हो गया जी 180 डिग्री, तो दो राइट एंगल देख लो आप। ठीक है, तो दोनों एंगलों का सम हो गया 180 डिग्री। तो ये इसके सप्लीमेंट्री है, ये इसके सप्लीमेंट्री है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, 120 का हो गया, दूसरा 160 का हो गया, दोनों मिला के 160 यानी कि 180 का हो गया। तो ये इसका सप्लीमेंट्री है, ये इसका सप्लीमेंट्री है। तो वही चीज़ बात आ जाती है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपको 110 डिग्री का एक एंगल दे रखा हो, बोल दिया कि भाई इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 180 में से 110 को घटा देना है, तो बस इसका दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो देखो बेटा अगला जो हमारा, देखो सप्लीमेंट्री पता चला, कंप्लीमेंट्री एंगल पता चला, एक एंगल और आपको बताता हूँ। देखो एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक्सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है, यानी कि वो एंगल जिनके दो एंगलों का सम 360 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है। जैसे मैंने कहा 150 और 130, ये तो 180 हो रहा है ना बेटा। तो हमने जैसे मैंने कहा यहाँ पर, चलो मैंने कह दिया कि भाई 250 हमारा हो जाएगा, और इसमें से आपने लिया 110 का, ठीक है। इनको अगर आपने जोड़ा तो ये 360 हो रहा है, तो ठीक है ना। तो ये एंगल इसका एक्सप्लीमेंट्री है, इसका ये एक्सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक्सप्लीमेंट्री एंगल हमारा वो होता है जो दो एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर बात हो गई। अब बात करेंगे बेटा हम एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ, दो एंगल जो हैं वो एडजेसेंट कहलाते हैं कब, जब जब दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जब उनका कॉमन वर्टेक्स होता है। क्लियर। दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन होती है, और उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो कॉमन आर्म्स के इधर उधर होती हैं। कैसे, जैसे देखो आप, मैंने एक एंगल बनाया ये, इसका चलो मैंने नाम दे दिया ए बी और ये सी, और बीच में से एक लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन सेगमेंट, ये हो गया डी, ठीक है। तो अब ये देखो आप, एक आर्म तो हो गई ए बी, एक बी डी, एक बी सी। क्लियर होगी बात ये। अब इसी एंगल में मैंने दो एंगल बना दिए, तो इसी को बेटा हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो जैसे मैं अगर ये कहूँ ना कि ए बी डी और एक हमारा डी बी सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो देख सकते हो कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दोनों एंगलों का बी वर्टेक्स जो है कॉमन है। देख सकते हो ये इस एंगल का भी वर्टेक्स बी है और इस एंगल का भी वर्टेक्स बी है। तो ये ध्यान रखना कि एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, ये ध्यान रखना है। दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनकी एक आर्म भी कॉमन होती है। तो जैसे तुम देख सकते हो ए बी डी और डी बी सी में दो जो एंगल है उनमें बी डी जो है वो कॉमन है, देख सकते हो। तो बी डी जो है इस वाले एंगल में भी है, इस वाले एंगल में भी है, तो कॉमन आर्म है। और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी ये वाली और ये वाली, ये कॉमन आर्म्स के इधर होती है, एक इधर होती है। तो देखो ये कॉमन आर्म्स है, इसके बगल में एक इधर ए बी है और इधर हमारा बी सी है। तो इसी को बेटा हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। अब बेटा जो लास्ट हमारा जो रह गया वो है एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल। अब देखो बेटा जो लास्ट का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ना इस पे बेस्ड ही सारे तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। ये तो हमारी बेसिक सी जानकारी थी, इसको यदि आपने समझ लिया तो चैप्टर 6 के सवाल आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स ऑन द ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन पे कौन कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं उसको समझो आप। तो जैसे कि मैंने देखो एक फिगर बना दिया इस तरह से, ये बेटा एक मैंने लाइन ले ली एल, और एक लाइन मैंने ये ले लिया, ये एम है, ठीक है। तो एल जो है वो पैरेलल है एम के, और एक टी लाइन इस पर ट्रांसवर्सल है, जैसे कि मैंने बताया ना अभी आपको। तो ये टी हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जैसे ही इसने ट्रांसवर्सल करा ये दो पैरेलल लाइन को, तो ये क्या हुआ कि इसमें एंगल बन गए। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पर बन रहा है ये एंगल, इधर ये बन रहा है, इधर है, इधर है, इधर से भी बन रहा है। तो चलो इनके हम नाम दे देते हैं। तो जैसे ये एंगल 1 मान लिया इसको हमने, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये चीज़ें आपने समझ ली। अब देखो, अब शुरू हो जाओ यहाँ से। अब आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये जो सीधी लाइन होती है हमारी, वो हमारी 180 डिग्री की होती है। तो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एंगल 1 और प्लस में एंगल 2 मिला के 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी को बेटा हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम LP भी लिख सकते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं जब स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल होते हैं, ठीक है, तो वही हमारी लीनियर पेयर होते हैं। तो कहने मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमारे लीनियर पेयर भी होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि 1 और 2 दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हो एंगल 3, एंगल 4, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1, 3, ये भी देखो सीधी लाइन पे है, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर। 2, 4 हो जाएगा, 5, 6 हो जाएगा, 5, 7 हो जाएगा, 6, 8 हो जाएगा, 7, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें फाइंड कर सकते हो लीनियर पेयर एंगल। बस ध्यान रखना है कि दो एंगलों का सम यदि 180 डिग्री है तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। क्लियर है। अब यदि मैंने कहा कि बेटा जो आमने सामने एंगल होते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ कि एंगल 1 जो है ना वो एंगल 4 के बराबर है, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, क्योंकि 2 के सामने 3 है, 1 के सामने 4 है। इसी तरीके से देखो एंगल 5 के सामने एंगल 8 है, और एंगल 6 के सामने एंगल 7 है। तो ये बेटा सारे एंगल बराबर होते हैं, इसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो VOA आप लिख सकते हो,
ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बेटा लीनियर पेयर यानी कि दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जो आमने सामने होते हैं, बिल्कुल आमने सामने। तो जैसे कि अगर मैं ये लाइन ऐसे क्रॉस कर दूं तो जैसे देख रहे हो ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये वर्टिकली है, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है। तो ध्यान रखना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे जैसे ये एंगल 3 है, एंगल 6 के बराबर है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर। तो ये जो एंगल होते हैं ना बच्चा, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर है एक इधर है। जैसे देखो एंगल 3 इधर है, एंगल 6 इधर है, इधर 4 है, इधर यू है। तो इसको बेटा हम कहते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट अंदर की तरफ है तो इसलिए इसको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर होना चाहिए। क्लियर बात हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं कहूँ कि एंगल 1, अब जैसे देखो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर है और 8 इधर है, तो जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 7 के बराबर है। तो ये भी बेटा अल्टरनेट एंगल ही है। तो अल्टरनेट क्योंकि बाहर की तरफ है तो इसीलिए एक्सटीरियर एंगल्स कह सकते हैं इसको। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं। बस ध्यान रखना कि जो अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड होते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर होगा एक इधर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जैसे ये जो पैरेलल लाइन है ऊपर और नीचे, पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे, तो जैसे देखो आप एक एल के यहाँ पर एक ये 1 है तो इधर वाले एम के ऊपर ये 5 है। तो मैंने कहा कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है और एंगल 3 जो है वो नीचे वाला नीचे के बराबर होगा, 3 जो है 7 के बराबर है, एंगल 3 7 के बराबर। इधर देखोगे एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 4 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एंगल होते हैं बेटा इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ध्यान रखना है। तो इसको CA भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको अल्टरनेट एंगल भी लिख दोगे, अल्ट एंगल भी लिख दोगे तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं हमारे। अब बात आती है बेटा जैसे दो पैरेलल लाइन के जो बीच में एंगल होते हैं ना, जैसे मैंने कहा ये एंगल और ये एंगल, देखो दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये और ये एंगल, तो जैसे ही मैंने बोला एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों मिला के बेटा 180 होगा। और जैसे 4 और 6 को देखोगे आप, एंगल 4 एंगल 6 ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे देखो दो पैरेलल लाइन और बीच में एक सेम साइड जा रही है ऐसे करके, इसको बेटा हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स बोल दो या फिर इसको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ध्यान रखो आप कि लीनियर पेयर का सम दो एंगलों का सम 180 होता है और को इंटीरियर का। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर पेयर कहाँ पर बनता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पर बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पर बनता है, अल्टरनेट एंगल कहाँ पर बनता है। तो ये तमाम बातें, तो अगर बेटा ये बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली तो समझ लेना कि चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।